हमने इसमें पढ़ा था बनाने की विधियां। कितनी विधियां पढ़ी आपने? 6? 7 थी बनाने की विधियां। फिर आपने पढ़ा एल्कीन का स्थायित्व। किसके आधार पर बताया था ये? स्थायित्व किस आधार पर समझाया था आपको? डेल्टा एच के आधार पर। ये क्या है? हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। उसके आधार पर आपको स्थायित्व बताया था। किसका स्थायित्व अधिक होता है? एल्कीन का। आप बताएं। आगे आगे आप बताइए। आगे आगे आप बताइए। हाँ जल्दी। स्थायित्व का इससे क्या संबंध है? कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती हैं? आप बताइए। बैठ जाओ। बैठो आप बैठो। सामान्य तौर पर सारी एल्कीन ट्रांसिस नहीं है, सारी एल्कीन्स हैं। चारों ग्रुप जो है, चारों एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। कोई एक शब्द में बता सकता है? कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है? एल्कीन तो कई प्रकार की, जिसमें आप बताएं। द्विबंध से बंधित कार्बन पर यदि एल्किल समूह ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्थायी होगी, ये आपको बताना था इस आधार पर। और आपको ज्यामितीय संभाव्यता भी बताई थी। उसकी 2 शर्तें हैं ज्यामितीय संभाव्यता के लिए। वो 2 शर्तें कौन बताएगा? ज्यामितीय संभाव्यता दर्शाने के लिए 2 शर्तें हैं, वो जो मैंने बताई थी आपको। कौन बताएगा जल्दी से? आप लोगों को तो आता है, आगे भी कोई बताए ना। आपको आता है? आपने उस दिन तो बताया था, बताइए। इधर सुनिए भाई आप। द्विबंध होना आवश्यक है ज्यामितीय संभाव्यता दर्शाने के लिए किसी भी यौगिक में। और दूसरा द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए मतलब जो समूह दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठो। बहुत सामान्य शर्तें, आसानी से याद हो सकती हैं आपको। फिर पढ़ना शुरू किया था हमने रासायनिक गुण। संख्या तो याद है, चलो आपको 19 रासायनिक गुण पढ़ने हैं, ठीक है। 19 रासायनिक गुणों में पहला बता दिया था, बताया था क्या पहला? केवल नाम बताए थे। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा और एक एक रासायनिक गुण याद करते चलिएगा। इसको घर के लिए नहीं छोड़ना कि घर पे याद करेंगे, ठीक है ना। यहीं याद करके जाना है आपको। इससे पहले सेटजेव का नियम कौन बताएगा? सेटजेव का नियम, सेटजेव का नियम बताना है। पन्ने पलटने पड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बताइए कौन बताएगा सेटजेव का नियम? तो शब्द से शब्द आपको याद रखना है। बताइए कौन बता रहा है? सुनिएगा ध्यान से आप। द्विबंध मध्य की ओर हो या ज़्यादा प्रतिस्थापी एल्कीन हो। बैठो। तो ये सेटजेव का नियम है जो आपको ध्यान रखना है। रासायनिक गुणों में 6 मैंने बताए थे, 19 को हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। शुरू के जो 6 रासायनिक गुण हैं, पहली बात, इसके पहले आप एक बात और बता दीजिए मुझे कि एल्कीन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती है? एल्कीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी है? एक जना बताओ, सबको सुनाई दे ऐसे बताइए। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाती है एल्कीन, ठीक है ये बात। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों दर्शाती है? क्योंकि इसमें पाई बंध के बंधित जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से क्रिया में भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर यौगिक पर अधिक होता है, इसलिए कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पर आक्रमण करता है पहले। तो मैंने आपको ये बताया था
कि इस प्रकार जब एल्कीन पर कोई, मान लीजिए कोई अभिकर्मक ए बी है, इसमें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कब होता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्रिया के, जब ए बी के संपर्क में ये आएगा एल्कीन, तब ये होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार से कार्य करे। तो इसमें से मान लीजिए धन भाग ये है और ऋण भाग ये है, यानी इलेक्ट्रॉन दो भाग होंगे ना, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेगा तो कौन करेगा? बी माइनस या ए प्लस? ए प्लस। वो कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर। तो सबसे पहला क्या होगा? ए प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर कैसा आवेश रहेगा? धन आवेश होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो इसके पास कमी होगी ना, तो धन आवेश। अब क्या होगा? अभिकर्मक का जो दूसरा भाग है बी माइनस, वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन। बहुत साधारण सी अभिक्रिया की क्रियाविधि है। कौन सी क्रियाविधि है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अगर इसमें असम्मित एल्कीन होता, मैंने आपको बता दिया था, तो कैसे होगा? असम्मित एल्कीन पर योग, जैसे प्रोपीन लेते हैं अपन, इस पर मान लीजिए HX का योग कराना है, कैसे होगा योग? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करेगा? इस दिशा में या इस दिशा में? ये वाला, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इसका प्लस आई प्रभाव। तो योग कैसे होता है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसमें H प्लस कहाँ जुड़ेगा? इसके दो भाग हैं, H प्लस और X माइनस। सबसे पहले H प्लस क्रिया में भाग लेगा, आक्रमण करेगा और कहाँ जुड़ जाएगा? इस CH में। तो CH3 CH CH3 हो जाएगा, ये यूँ लिख लीजिए, और इस पर धन आवेश हो जाएगा। अब X माइनस कहाँ जुड़ जाएगा? CH पर। तो CH3 CH X और ये CH2H। ये मार्कोनिकॉफ नियम का आधार है कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन या धन विद्युतीय भाग किसी भी अभिकर्मक का उस कार्बन पर जुड़ता है। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन हो। इन दोनों कार्बन में से इसके पास में 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में 1 हाइड्रोजन, तो कहाँ जुड़ेगा? H धन विद्युतीय भाग इस पर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ नियम का आधार है और यही मार्कोनिकॉफ नियम है कि किसी भी अभिकर्मक का धन विद्युतीय भाग या हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन है। पहला रासायनिक गुण या पहले 6 रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? H2 का योग, दूसरा NOCl का योग, नाइट्रोसिल क्लोराइड, पांचवा HOCl का योग, ठीक है। ये 6 अभिक्रियाएं आपको बड़ी आसानी से याद हो रही हैं। हो रही कि नहीं हो रही? योग कराना है सबका। योग का नियम आपको पता है, उस नियम का जो अपवाद होगा वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये एल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन का योग कराना है। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? अपन पढ़ चुके हैं ये अभिक्रिया, एल्केन में पढ़ चुके हैं ना। कहाँ से आएगा? कौन सा उत्प्रेरक लेना पड़ेगा? और ताप 200 से 300 होता है, और ये क्या होगा? इस प्रकार से हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और H2 का योग हो गया। क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं, जो अपन एल्केन को बनाने की विधियों में पढ़ चुके हैं। दूसरा है X2 का योग। X2 में ध्रुवीय बंध नहीं है, क्योंकि दोनों ही समान परमाणुओं के बीच में बंध है। HX अगर होता है तो क्या होता है? एक धन विद्युतीय भाग, एक ऋण विद्युतीय भाग है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक X प्लस के रूप में पहले जुड़ जाएगा और योग होके क्या उत्पाद बनेगा? डाई हैलाइड बन जाएगा। कौन सा वाला? विसिनल डाई हैलाइड, यही होगा ना।
अब इसमें क्या देखना है आपको कि इसमें जो 3 हैलोजन है, 4 प्रकार के हैलोजन हैं, वो कैसे, उनकी क्रियाशीलता का क्रम ध्यान रखना है आपको। एल्केन के साथ में भी यही क्रियाशीलता का क्रम था हैलोजेंस का, और इसमें भी यही क्रम है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम होता है। फ्लोरीन का वही बात है यहाँ भी कि इसका योग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण विस्फोटक होता है। जब इसका योग कराते हैं फ्लोरीन का तो क्रिया विस्फोटक होती है। क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये माइल्ड अभिकर्मक हैं, इनका योग जो है वो साधारण स्थितियों में, परिस्थितियों में हो जाता है। आयोडीन का जो योग होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात क्या है, जो डाई आयोडो यौगिक बनता है ये डाई आयोडो यौगिक अस्थायी होता है। डाई आयोडो यौगिक अस्थायी होता है और इससे आयोडीन निकल जाती है। वायुपस इसमें से क्या होता है, विलोपन हो जाता है और आयोडीन I2 निकल जाती है। तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तो इसका योग ये, क्योंकि ये अस्थायी है, ध्यान क्या रखना है आपको कि डाई आयोडो यौगिक अस्थायी होता है और इससे पुनः एल्कीन प्राप्त हो जाती है। इससे ये जो Cl2 है, मान लीजिए क्लोरीन से कराना है अपने को क्या पढ़ना है, मेनली ये 2 अभिक्रियाएं पढ़नी है आपको, क्लोरीन से और ब्रोमीन से। इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा, Cl के 2 भाग हैं, 2 परमाणु हैं इसमें, दोनों समान हैं। एक इसमें से Cl प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा। हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले Cl प्लस चाहिए। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हम एक सहायता लेते हैं, किसकी, FeCl3 की, फेरिक क्लोराइड लेते हैं। जब फेरिक क्लोराइड लेते हैं तो क्या होता है कि ये क्लोरोनियम आयन तो जनरेट हो जाता है। क्या आ जाता है, क्लोरोनियम आयन उत्पन्न होता है, क्लोरोनियम आयन। और जो ये Cl माइनस है ये FeCl3 के साथ जुड़ के FeCl4 माइनस बना देता है। स्लाइड्स को आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, ऑलमोस्ट मिडिल 30 के आसपास देखिए। ठीक है, क्या मिला आपको, क्लोरोनियम आयन मिला। ये क्लोरोनियम आयन जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। आपको इस Cl2 में से क्या निकालना था, क्लोरोनियम आयन निकालना था। ये क्या है, हैलोजन वाहक है। वाहक समझते हो आप, इससे पहले बस इससे भी पहले ले लीजिए, और पहले बस यही रोक दीजिए। हैलोजन वाहक का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाहक कौन होते हैं, जो किसी चीज को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। ट्रक होता है ना, सामान को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, खुद पे कुछ असर नहीं होता, सामान थोड़ी रख लेता है ट्रक। FeCl3 भी ऐसा ही काम करता है। ये क्या करता है, क्लोरोनियम आयन आपको दिया इसने, ये क्लोरोनियम आयन इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव इधर दिखाइए चाहे इधर दिखाइए, एक ही बात है। Cl प्लस इस पर कहाँ जुड़ जाएगा, इधर, इस CH2 पे धनावेश और इस CH2 पे कौन जुड़ गया, अब आपको यहां पे जोड़ने के लिए क्या चाहिए, Cl माइनस चाहिए ना। अब वो कौन देगा, जो ले गया था वही तो देगा। तो FeCl4 माइनस जो है Cl को वापस इसको दे देता है
और क्या निकल जाता, FeCl3 वापस मिल जाता है। वाहक हो गया ना ये अपने साथ Cl को लेके नहीं चला गया था, आप सोचे कि लेके जा रहा है, वापस दे दिया इसने, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक। तो ऐसी अभिक्रिया में क्लोरोनियम आयन बनाने के लिए हमें हैलोजन वाहक की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, FeCl3 हैलोजन वाहक का काम कर रहा है और ये क्लोरीन FeCl3 के साथ मिलके क्लोरोनियम आयन और FeCl4 माइनस बन रहा है। ये क्लोरोनियम आयन क्रिया में पहले भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ने योग शुरू करेगा, इस प्रकार से कार्बोनियम आयन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। और उसका उत्पाद जो है आपके सामने लिखा हुआ, स्लाइड में नहीं है। अब देखिए आप, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया दोनों तरफ, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्रोमीन का योग किस प्रकार से होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें विलायक के रूप में रहता है। उत्पाद आपका ये है डाइब्रोमोएथेन, डाइब्रोमोएथेन। ये क्रिया कैसे होती है, ब्रोमीन है ना ये, उसको हमने ऐसे लिखा है ब्रोमीन को। ये वाला जो बंध है ये इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर से, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। और इस Br के जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर दिख रहे हैं, 3 युग्म है, ये यहाँ आ गए। इस कार्बन को इधर से जोड़ देंगे और ये वाला बंध इस कार्बन को इस Br से जोड़ देगा, और ये वाला जो बंध है वो टूट जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस Br के पास आ जाते हैं। समझिएगा, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन और Br के बीच में बंध बनाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन Br के पास में 3 युग्म है, एक इसका दूसरे Br के साथ में बंध है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में, ये इस कार्बन को इस कार्बन Br से जोड़ देता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको मिलती है। ये जो चौथा युग्म है ये कहाँ से आया, इस बंध को टूटने से आया। और इस Br के पास में क्या रह गया, अब 2 युग्म रह गए ना, लेकिन बंध कितने हैं Br से, 2 होते कितने हैं, एक ही होना चाहिए ना। तो कैसा आवेश हो गया, तो ये चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, चक्रीय ब्रोमोनियम आयन। अब ये Br माइनस ब्रोमोनियम आयन यहाँ जुड़ जाता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, वापस Br के पास आ गए। तो हमारे को क्या मिलेगा, डाइब्रोमो उत्पाद मिलेगा। लेकिन यहाँ ये याद रखना कि ये जो Br आता है ये इस दिशा से नहीं आ सकता, विपरीत दिशा से आएगा, इसलिए ये योग जो होगा
वो इधर नहीं होके ऐसे दिखाना है आपको, तो इसको कहते हैं ट्रांस योग। कैसा योग? विपरीत योग है, इसलिए ट्रांस योग। क्यों नहीं आएगा बी आर इधर से? क्योंकि ये इधर से इसको आने में सरलता नहीं है, क्योंकि ये बी आर इधर से चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है, तो उधर से ये जुड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। ये योग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ट्रांस योग कहलाता है। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? इधर देखिए आप, ब्रोमीन के योग की क्रियाविधि किस प्रकार की है? ये एल्कीन है, इस पर Br2 का योग हो रहा है, तो ये बन रहा है Br नहीं, ठीक है। अब Br2 जो है वो Br2 अणु इस प्रकार का होता है, Cl भी ऐसा ही होता है, लेकिन Br में जो योग क्रियाविधि बताई गई है वो इस प्रकार की बताई गई कि इसमें पहले चक्रीय रूप से चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनता है। इसके पास में 3 बंध दिख रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे हैं आपको, और इसके पास भी 3 हैं। इनका किस प्रकार से जुड़ना होता है इस एल्कीन से, वो देखिए। ये पाई बंध तो आ गया इस कार्बन और इस Br के बीच में इधर से, और इस कार्बन को जोड़ने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन काम आ जाते हैं, ठीक है। और ये Br इससे अलग हो जाएगा, तो Br माइनस के रूप में अलग होता है, और ये क्या बन गया? चक्रीय ब्रोमोनियम आयन। अब चक्रीय ब्रोमोनियम आयन पे ये Br माइनस जुड़ता है, इस तरफ से जुड़ेगा, इस तरफ से नहीं जुड़ पाएगा। इसकी दिशा क्या होगी? विपरीत दिशा होगी। तो ये Br तो इस कार्बन के पास रह जाता है, और इस कार्बन के पास में ये Br आ जाता है। इस प्रकार से कौन सा योग हो गया? ये ट्रांस योग हो गया। तो पहला योग था H2 का योग, दूसरा X2 का योग। X2 के योग में आपको ध्यान रखना है, Cl2 के योग में हैलोजन वाहक क्रियाविधि बताते वक्त क्या लेना है? FeCl3 हैलोजन वाहक के रूप में काम में लेना है, और ब्रोमीन के लिए ट्रांस योग दर्शाना है, जो चक्रीय ब्रोमोनियम आयन के द्वारा होता है। तीसरी क्रिया है HX का योग। ये तो बता दिया आपको, आता भी है सबको, है ना। योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ऐसा योग कब पता लगता है? जब एल्कीन कैसी हो? असम्मित हो, तब पता लगता है कि मान लीजिए HCl का योग कराया आपने, तो पेन गड़बड़ है क्या? एक मिनट देखता हूँ। समझ गए आप? हाइड्रोजन या धन विद्युत विभाग कहाँ जुड़ रहा है? जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है? इस कार्बन में। ये नियम मार्कोनिकॉफ का नियम है, और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होता है। क्या बनते हैं इसमें? एल्किल हैलाइड बनते हैं। और क्रियाशीलता का जो घटता हुआ क्रम है वो क्या है? HX की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है ये। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, HBr उससे कम क्रियाशील होता है, HCl उससे कम क्रियाशील होता है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आप ध्यान रखिएगा। इसका IUPAC नाम कौन बताएगा भाई? जल्दी से बताओ। 2-क्लोरोमीथेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। और सामान्य नाम क्या है व्युत्पन्न प्रणाली का? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसो जो है किसके लिए है? प्रोपिल के लिए है, इसलिए आइसोप्रोपिल एक साथ होगा और फिर क्लोराइड होगा। मार्कोनिकॉफ का नियम आप लिख सकते हो। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं अपन।
मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार इसकी क्रियाविधि आपको बता दी अभी, लेकिन फिर देख लीजिए आप कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस एल्कीन पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करेगा, इस प्रकार से, और H प्लस इसमें कहाँ जुड़ेगा, ये बनेगा ना। अगर इसके विपरीत योग होता, मान लें कि इसके विपरीत योग होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार से काम करता होता, तो क्या होगा, तो क्या बनता, धनावेश किस पे आता, ये बनता। ये 2 डिग्री है, द्वितीयक है, और ये 1 डिग्री। किसका स्थायित्व अधिक होता है, द्वितीयक का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए ये बनता है और ये, ठीक है। इसीलिए Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और नियम कौन सा आ गया, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो इसका जो कारण है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें द्वितीयक कार्बोनियम आयन बनता है जिसका स्थायित्व प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब इसका उल्टा कब होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत भी योग होता है, हाँ एक होता है, लेकिन किसका होता है बताओ, HBr का होता है। अब आपको बता सकता है केवल HBr का ही क्यों होता है, देखो यही प्रोपीन लेते हैं अपन, और इस पर अगर HBr का योग करा दें, क्या बनेगा भाई, ये सही है या गलत है, परऑक्साइड लेंगे तब ये सही हो जाएगा, परऑक्साइड लेंगे कह रहे हैं, परऑक्साइड लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये सही है क्या, ये सही है क्योंकि हमने परऑक्साइड नहीं लिया है। अगर यहाँ HBr के साथ में हम परऑक्साइड ले लेते हैं, परऑक्साइड समझते हो ना आप, सामान्य परऑक्साइड कौन सा है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसे ही हम कुछ परऑक्साइड यहाँ ले सकते हैं। अगर परऑक्साइड लेते तो योग इस प्रकार से हो जाता है, और ये योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत है, जिसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, खराश प्रभाव भी इसको कहते हैं, और ये मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है, इसलिए इसको मुक्त मूलक योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त मूलक योग, क्योंकि इसकी जो क्रियाविधि होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। यहाँ तो ये आयन बन रहे हैं इसलिए आयनिक क्रियाविधि हुई, ठीक है ना, यहाँ मुक्त मूलक क्रियाविधि से योग होता है। तो याद रखना, अगर आप परऑक्साइड लिखा हुआ नहीं आए और HBr लिखा हुआ तो आप सोचो सर ने कहा था कि ऐसा होता है, परऑक्साइड मतलब योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ तो ये उत्पाद नहीं बनेगा, परऑक्साइड लिखा हुआ हो तो ये उत्पाद बनेगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ कई सारे सवाल बनते हैं आपके एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो ये उत्पाद बनेगा, और परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो उसके अनुसार होगा, Cl की जगह Br लगा देना। ये भी बताना है अभी आपको, और इसकी क्रियाविधि भी देख लो पहले। मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये अभिक्रिया होती है। मुक्त मूलक जो होते हैं, ये जो परऑक्साइड इसमें लेते हैं मुक्त मूलक बनाने के लिए, मुक्त मूलक जनरेट करने के लिए क्या लेना है आपको, जैसे हमने परऑक्साइड लिया डाई एसिल परऑक्साइड, ये परऑक्साइड बंद होता है, ठीक है, ये 2 एसिल समूह है, ये कौन से समूह है, एसिल समूह है,
इसको क्या कहते हैं, डाई एसिल परऑक्साइड। डाई एसिल परऑक्साइड, या आप साधारण सा परऑक्साइड भी ले सकते हैं, डाई एल्किल परऑक्साइड। ये कौन सा परऑक्साइड है, डाई एल्किल परऑक्साइड। डाई एसिल परऑक्साइड या डाई एल्किल परऑक्साइड आप अभिक्रिया को शुरू करने के लिए काम में लेंगे। इनका काम क्या है, परऑक्साइड्स का मुक्त मूलक बनाना। तो क्रिया को शुरू करने वाला जो पद है वो 3 पद हैं यहाँ पर। जैसे अपन ने मुक्त मूलक योग एल्केन का हैलोजनीकरण पढ़ा था, वहाँ 1 पद था क्रिया को शुरू करने वाला। यहाँ 3 पद हैं क्रिया को प्रारंभ करने वाले। क्रिया को प्रारंभ करने वाले पद कितने पद हैं, ये जो 3 पद हैं क्रिया को शुरू करने वाले, इसमें क्या होता है, परऑक्साइड बंध का समांश विखंडन होता है। समझिएगा ध्यान से, परऑक्साइड बंध का समांश विखंडन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो हमें क्या मिलेगा, पहले पद में 2 मिलेंगे ना ऐसे। अब इसमें फिर ये तो पहला पद हो गया, इधर ये लिखिएगा डाई एसिल परऑक्साइड, जिससे आपको क्या मिल रहा है, एसिल मुक्त मूलक। एसिल मुक्त मूलक। और ये जो एसिल मुक्त मूलक है इसमें फिर समांश विखंडन होता है। एल्किल समूह और कार्बन के बीच का जो बंध होता है उसका समांश विखंडन होता है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, आर मुक्त मूलक, यानी एल्किल मुक्त मूलक। और 1 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास गया है, इधर देखो, जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गया है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना देगा, यहाँ पे बंध बना देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एल्किल मुक्त मूलक बनता है एसिल मुक्त मूलक में समांश विखंडन होने से। डाई एसिल परऑक्साइड है ये डाई एसिल परऑक्साइड है। इसमें जो परऑक्साइड बंध है, कौन सा परऑक्साइड बंध है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंध होता है, वो कैसा बंध कहलाता है, परऑक्साइड बंध। इस परऑक्साइड बंध का समांश विखंडन होता है और आपको क्या मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, 1 इसके पास चला गया, दोनों क्या है, यही तो है एसिल मुक्त मूलक। इस एसिल मुक्त मूलक में फिर समांश विखंडन होता है, तो एल्किल मुक्त मूलक, क्योंकि इस बंध का समांश विखंडन होता है तो एल्किल मुक्त मूलक और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो यहाँ समांश विखंडन हुआ, एसिल मुक्त मूलक मिले 2 और इसका समांश विखंडन हुआ तो एल्किल। अब दूसरा क्रियाकारक हमारे पास में क्या है, HBr। ये जो एल्किल मुक्त मूलक बना है ये HBr का समांश विखंडन करता है और RH और Br मुक्त मूलक बनता है। Br मुक्त मूलक मिला। तो हमें 3 मुक्त मूलक मिले हैं क्रिया को प्रारंभ करने वाले 3 पदों में, एसिल मुक्त मूलक, एल्किल मुक्त मूलक और फिर Br मुक्त मूलक। नेक्स्ट स्लाइड दिखा, और चलिए और चलिए और चलिए और चलिए और चले, बस ये 3 पदों का पद हैं जो क्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब क्रिया को सतत रखने वाले 2 पद हैं हमारे। इसमें क्रियाकारक कौन सा है, प्रोपीन का योग करा रहे हैं ना अपन। ये प्रोपीन से क्रिया करता है Br मुक्त मूलक। ठीक है,
इसमें किस बंध का समांश विखंडन होने की संभावना आपको लगती है? इस बंध के। देखो, हमेशा क्रिया में वो बंध भाग लेगा पहले, या वो बंध पहले टूटेगा जो बहुत ही ढीला हो। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं समांश विखंडित हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब अपने इस Br के पास में दो जगह है इसके साथ जुड़ने की, है ना। वो दो जगह कौन कौन सी है? अगर यहां जुड़ता है तो क्या बनेगा, देखिए आप, CH3CH Br और ये CH2 मुक्त मूलक। और अगर यहां जुड़ जाए Br तो कौन सा मुक्त मूलक बनेगा? समझ में आ गई इतनी बात मेरी? ये मुक्त मूलक कहाँ जुड़ सकता है? इस बंध का समांश विखंडन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन CH के पास है, इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में है। अब Br जो मुक्त मूलक है वो या तो यहाँ जुड़ सकता है और या यहाँ जुड़ सकता है। ये दोनों ही अपन ने लिख के देख लिए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। यहाँ भी आपको पता है जिसका स्थायित्व अधिक होगा वो बनेगा। किसका स्थायित्व अधिक है? जो 2 डिग्री है उसका स्थायित्व। कौन सा 2 डिग्री है? ये है ना, ये। तो ये और ये बनेगा। ठीक है। तो द्वितीयक मुक्त मूलक जो है वो ज़्यादा स्थायित्व रखने के कारण वो बनता है, प्राथमिक नहीं बनता। अब ये जो मुक्त मूलक है ये वाला, ये HBr से क्रिया करता है। और इसको समांश विखंडित कर देता है। किसको? HBr के बंध को। तो क्या मिलेगा आपको? Br मुक्त मूलक और H कहाँ जाएगा? H यहाँ इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 Br। समझ गए आप? जो Br मुक्त मूलक था उसने प्रोपीन से क्रिया करके एक द्वितीयक मुक्त मूलक बनाया। ये द्वितीयक मुक्त मूलक HBr से क्रिया करके Br मुक्त मूलक बनाता है और ये बनता है। ठीक है। ये दोनों पद क्रिया को सतत रखते हैं, जारी रखते हैं, क्योंकि ये Br ये बनाता रहेगा और ये जो बनता है ये वाला HBr से क्रिया करके Br बनाता रहेगा। हैं? गलत लिख दिया? कहाँ पर? ठीक है। ये दो पद क्रिया को सतत रखने वाले हैं। क्रिया को तो प्रारंभ करने वाले पद कौन से होते हैं? जिसमें मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो क्रिया को प्रारंभ करने वाले 3 पद, क्रिया को सतत रखने वाले 2 पद। अब समाप्त करने वाले कितने पद होंगे? 2 मूलक आपस में 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं। जैसे अपन ने एल्केन के हैलोजनीकरण में पढ़ा था, ये 2 मुक्त मूलक हैं आपके पास में, एक तो ये और एक ये। दोनों 3 प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं। या तो ये 2 आपस में जुड़ जाएं, या ये 2 आपस में जुड़ जाएं, या ये और ये जुड़ जाएं। वापस बोलूं, ये दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएं, यही मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। या ये दोनों मुक्त मूलक, ऐसे ही 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ के एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, या फिर ये इससे जुड़ करके इसको उदासीन कर देगा। तो इस प्रकार से 3 पदों में अभिक्रिया समाप्त होगी। समाप्त करने वाले 3 पद हैं। या इसको ऐसे लिख देते हैं, Br को इधर ही लिख देते हैं।
दूसरा मुक्त मूलक यही अगर आपस में मिल जाए, क्या बन जाएगा, इस बीच वाले कार्बन से इसको जोड़ दीजिए, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं तो जुड़ेगा, बन गया उदासीन यौगिक। दो Br मुक्त मूलक आपस में मिल जाएं, क्या बना देंगे, Br2, या एक आपका द्वितीयक मुक्त मूलक और एक Br मुक्त मूलक, ये आपस में जुड़ जाएं तो क्या बना देंगे, ये 3 पद क्रिया को समाप्त करने वाले हैं। तो हमने देखा कि क्रिया को शुरू करने वाले 3 पद, जारी रखने वाले 2 पद, समाप्त करने वाले 3 पद, इस प्रकार से कुल 8 पदों की क्रियाविधि है। लेकिन आप समझ के इसको लिखे 1-2 बार में, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी और लिख पाएंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखिए क्रिया को सतत रखने वाले जो पद हैं, दोबारा देख लीजिए इधर। प्रोपीन पर जब Br मुक्त मूलक जो बनता है, शुरू में प्रारंभ करने वाले पदों में जो Br मुक्त मूलक बना, उसने ये द्वितीयक मुक्त मूलक बनाया। देखिए ये लिखा हुआ प्राथमिक मुक्त मूलक जो कम स्थायी होता है वो नहीं बनता है, स्थायित्व कम होता है, जिसका स्थायित्व अधिक होता है वो बनता है। अब ये देखिए कि इधर HBr का इस मुक्त मूलक से HBr का समांश विखंडन होता है, तो Br मुक्त मूलक बन जाता है ये वाला, और ये H कहाँ जुड़ गया, बीच वाले कार्बन पर, ये CH2 हो गया। ठीक है, ये सतत रखने वाले 2 पद है जिसमें 2 मूलक बने, एक ये बना और एक ये बना। ये दोनों आपस में कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। समाप्त करने वाले वापस 3 पद हैं, ये देखिए, ये Br यहाँ जुड़ गया है तो ये उत्पाद बना, यही 2 मूलक मिल गए आपस में तो ये बना दिया, और अगर 2 ये Br मुक्त मूलक मिल गए तो Br2 बन गया। ये पद, तीनों पद ठीक वैसे ही हैं जैसे आपने एल्केन के हैलोजनीकरण में पढ़े थे, लेकिन उसको भूल चुके हैं क्योंकि 10-15 दिन हो गए पढ़े हुए हैं ना, रिवीजन हम करते नहीं हैं। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि रिवीजन नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस वही ला के खड़ा कर देगी जिस दिन अपन शुरू हुए थे। अब जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है वो क्या है कि केवल HBr ही परऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग करता है, क्यों। HCl या HI क्यों नहीं करते। क्वेश्चन बड़ा सरल है, केवल HBr ही परऑक्साइड प्रभाव क्यों दर्शाता है। इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, या मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग HBr का ही परऑक्साइड की उपस्थिति में क्यों होता है। देखिएगा इसका उत्तर देखने से पहले एक बात और समझ लीजिए। ABC बताने हैं आपको। प्रोपीन की क्रिया HCl से करा रहे हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, ए क्या होगा। ए कहाँ जुड़ेगा बताइए, सॉरी ये HCl में से H कहाँ जुड़ेगा और Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और Cl यहाँ जुड़ेगा। योग कैसा हुआ, ये योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार है या विपरीत है, अनुसार है। परऑक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा इसको देखिए, इसमें क्या बनेगा,
कहाँ जुड़ेगा, बी आर, और एच कहाँ जुड़ेगा, एच यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, सोच के हैं, बी आर यहाँ जुड़ेगा। या अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, धन विद्युतीय भाग वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। विपरीत योग हो रहा है इसमें, ये योग ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऊपर वाले जैसा होगा, यानी कि CH3 CHI और CH3, राइट, समझ में आ गया। ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग हो रहा है, ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग हो रहा है। इसका कारण आपको बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, परऑक्साइड लेना है जब HBr से करा रहे हैं तब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी को आता है क्या ये इस प्रश्न का उत्तर कि HBr क्यों दर्शाता है। अभी मैंने बताया था कि HX की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बंध टूटता है या इस बंध की जो ऊर्जा है वो 102 किलो कैलोरी प्रति मोल है, इसकी 87 किलो कैलोरी प्रति मोल है और इसकी 71, ये इकाई इसकी है किलो कैलोरी प्रति मोल। बंध ऊर्जा समझते हो, इस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसको तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि HCl बंध को तोड़ने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या चाहिए, अगर परऑक्साइड प्रभाव दर्शाना है, ठीक है ना, HCl अगर परऑक्साइड प्रभाव दर्शाए तो इसका समांश विखंडन करना है, ठीक है, और किसके द्वारा होगा, किसी परऑक्साइड से बने हुए मूलक के द्वारा होगा। इतनी ऊर्जा वहां से नहीं मिल पाती है, अधिक ऊर्जा होती है ना, इसको अधिक ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए इसका समांश विखंडन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बंध है आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, आसानी से टूट जाएगा तो एक तो बनेगा ये मुक्त मूलक और एक बनेगा ये बनेगा ना। लेकिन आपको पता है कि इन तीनों में साइज किसका बड़ा होता है, Cl का साइज मान लीजिए ये है, तो Br का आकार क्या होता है और I का आकार और बड़ा होता है। यहाँ ये गलत बनाया ना मैंने, H की तुलना में तो I बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ इसको आयोडाइड मुक्त मूलक नहीं मिलने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बड़ा आकार होने के कारण ये अक्रिय होता है, बड़ा आकार होने के कारण अक्रिय होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश है, वो ज़्यादा जगह पे फैला हुआ है, तो वो उसको क्या कर देता है, तुलनात्मक रूप से क्रियाशीलता उसकी कम हो जाती है। ये अक्रिय होता है, इसलिए क्या करते हैं, दो आयोडाइड मूलक आपस में मिल जाते हैं, क्या बना देते हैं, I2। हमें तो चाहिए था आयोडाइड मुक्त मूलक, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो इधर क्रिया में परऑक्साइड प्रभाव वाला क्रिया में भाग लेने के बजाय कहाँ चला गया, बड़े आकार के कारण दो आयोडाइड मुक्त मूलक आपस में मिलकर के I2 बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये भी परऑक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाता है और ये भी नहीं दर्शाता है, केवल HBr ही दर्शाता है। बहुत सामान्य प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो जिसमें आपने अगर पढ़ा 11th में एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो ये क्वेश्चन या इससे संबंधित प्रश्न आया होगा। आपको कई चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि केवल HBr ही परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जुड़ता है, ठीक है। इसको परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, खराश प्रभाव भी कहते हैं, मुक्त मूलक योग भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये केवल HBr ही क्यों दर्शाता है, वो आपको बताना है कि HCl जो होता है उसकी जो बंध ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, जो
सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसकी कम ऊर्जा चाहिए, उपलब्ध हो जाती है बड़ी आसानी से, टूट भी जाता है, बंद समांश विखंडित हो जाता है, लेकिन बनने वाले आयोडाइड मुक्त मूलक बड़े आकार के कारण अक्रिय होते हैं। इसलिए क्या होगा, दो आयोडाइड मूलक आपस में मिलकर के I2 बना लेंगे, तो वो पेरोक्साइड प्रभाव ये भी नहीं दर्शा पाता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं, ये देख लीजिए आप। केवल HBr ही पेरोक्साइड प्रभाव दर्शाता है। पेरोक्साइड प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि योग जो होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत हो जाता है। वो केवल HBr ही दर्शाता है, HCl और HI क्यों नहीं दर्शाते हैं? वो बंद ऊर्जा से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये जो बंद है ये ज़्यादा सामर्थ्य वाला है और ये कम सामर्थ्य वाला है। ज़्यादा सामर्थ्य वाली ऊर्जा अभिक्रिया के दौरान नहीं मिल पाती है और जो कम ऊर्जा वाली स्थिति है HI की, उसका समांश विखंडन हो जाता है। लेकिन जो आयोडाइड मुक्त मूलक बनता है वो बड़े आकार के कारण अक्रिय होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ध्यान रहेगा। अब आते हैं NaCl का योग। NaCl जो होता है उसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल्डेन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl। इसमें जो ध्यान क्या रखना है आपको कि NO जुड़ता है CH2 पे, ये नाइट्रोसो समूह होता है। NO समूह क्या होता है? नाइट्रोसो। इसमें जो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये धन विद्युतीय भाग है और ये ऋण विद्युतीय भाग है। अब आप मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग करा देंगे तो योग ऐसे ही होगा ना। नाइट्रोसिल क्लोराइड का योग इस प्रकार से होगा। इसको कहते हैं प्रोपाइलिन नाइट्रोसो क्लोराइड। प्रोपाइलिन नाइट्रोसो क्लोराइड। यूपीएससी में क्या लिखेंगे? टू क्लोरो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन। ठीक है, तो टिल्डेन अभिकर्मक आप याद रखिएगा क्या होता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, NaCl होता है। इसका योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कराएंगे। फिर आता है, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, HOCl का योग या HOX। ये HOCl भी हो सकता है, HOBr भी हो सकता है, HOI भी हो सकता है। उसका योग कैसे होता है? इनको कहते हैं हाइपोहेलस अम्ल। क्या कहते हैं? हाइपोहेलस अम्ल। वही प्रोपीन पे योग कराएंगे। मान लीजिए HOCl का योग करा रहे हैं हाइपोक्लोरस अम्ल का। किसका? हाइपोक्लोरस अम्ल का। इसमें ध्यान रखिएगा ये भाग ऋण भाग है, ये धन भाग है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है? Cl प्लस। अब ये क्या करेगा, कहाँ जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार? Cl यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ। ये कहलाते हैं क्लोरोहाइड्रीन। प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रीन, आईयूपीएससी में 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रीन, ये देख लीजिए इधर, ये 1 पे क्लोरो है, 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रोपेन है। 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और ये क्या है? प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रीन। प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रीन।
योग में जो हमने लिखे थे H2X2 HX NOCl HOCl H2SO4, तो H2SO4 का योग जो है 2 भाग H2SO4 के क्या होंगे, एक तो H और दूसरा इसको लिख सकते हैं OSO2 OH, ये 2 भाग हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 भाग क्या हैं, H और दूसरा HSO4 माइनस, तो ये क्या है H प्लस और OSO2 OH। सल्फ्यूरिक एसिड को आप खोल के लिख लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी लिखना चाहें तो लिखें, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें SO2 है, O माइनस, ये जो O माइनस है ना ये जुड़ेगा, किसके थ्रू जुड़ेगा, सल्फर के थ्रू नहीं जुड़ेगा ये। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 क्या होगा, CH3 CH, ये CH3 और ये क्या होगा OSO2 OH, ऑक्सीजन के माध्यम से। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, HSO4 माइनस भी हो सकता है, ये HSO4 माइनस भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये इसलिए लिखा कि ऑक्सीजन से आपको ये बंध बनता हुआ दिखेगा। इनको कहते हैं एल्केन सल्फोनिक अम्ल, क्या कहते हैं, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। एल्केन सल्फोनिक अम्ल, ये OSO3H भी होता है, ऐसे भी लिख देते हैं OSO3H। ये देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। अब ये जो एल्केन सल्फोनिक अम्ल बने हैं, इसका अगर अपन जल अपघटन करा दें, जो देखिएगा आप, इसका अगर अपन जल अपघटन करा दें तो ये OH में बदल जाता है, ये समूह CH3 CH CH3 OH। तो क्या बन गए, अल्कोहल बन गया। तो एल्केन सल्फोनिक अम्ल हमेशा जल अपघटन से अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन यदि आपसे किसी अभिक्रिया में ABCD एक क्रम पूछा जाए तो आपको पहले यही बताना है कि योग जब होगा तो ये होगा। अगर जल अपघटन भी लिखा हुआ है साथ में तो आपको यहाँ तक दिखाना पड़ेगा इसको, तो उत्पाद क्या होगा, अल्कोहल होगा। लेकिन अगर जल अपघटन नहीं लिखा हुआ है, केवल सल्फ्यूरिक एसिड का योग दिखाया है, किसका, H2SO4 का योग दिखाया है, तो आप एल्केन सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। क्या H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। छह योग हो गए है ना, 19 अभिक्रियाओं में से 6 अभिक्रियाएं आपको याद हो गई, H2X2 HX NOCl HOCl और, या इसको जल का योग भी कह दो अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिखा हुआ हो सकता है, या केवल जल का योग आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ नहीं भी हो और जल का योग दिखाए, जल योजन अभिक्रिया कहते हैं इसको, जल का योग दिखाना है तो आप क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग दिखा देंगे और बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, 3 अभिक्रियाएं इसके बाद की जो है वो क्या है, देख के बोल रहे हैं सब, है ना। परीक्षा में तो देखना अलाउड नहीं होगा भाई। तीन अभिक्रियाएं, 6 अभिक्रियाएं एक जैसी आपको समझ में आसानी से आ गई। अब 3 जो अभिक्रियाएं, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोफॉर्मलीकरण और हाइड्रोक्सिलीकरण, वो आप देखिए। हाइड्रोबोरीकरण में क्या होता है
क्या कह रहे हो, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ बोरी को जोड़ना है, ऐसा थोड़ी है। क्या होगा इसमें, क्या आपकी कल्पना क्या कहती है? अक्सर ऐसा कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ Br का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ बोरीकरण जो शब्द आया है, हाइड्रोबोरीकरण, इसमें बोरोन का लेना देना है। बोरोन होता ना B, परमाणु क्रमांक कितना होता है B का? 5। तो उससे संबंधित है ये। डाइबोरेन आपने देखा हो तो जो डाइबोरेन होता है B2H6, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं? बोरेन जो होता है वो BH3 होता है, ये होता है बोरेन, और इसको कहते हैं डाइबोरेन। B2 डबल हो गया इसका, ये क्या है? डाइबोरेन। इस रूप में ये नहीं मिलता है, B2H6 के रूप में मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन जो होती है ये बनाना बॉन्डिंग कहलाती है, केला बंध जिसको कहते हैं, कि ये जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों बोरोन परमाणुओं से जुड़ी हुई है, और ये भी इस प्रकार से जुड़ी, 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ी हुई है और 2 हाइड्रोजन सामान्य तौर पर जैसे जुड़ती है वैसे जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या होता है, प्रोपीन पर मान लीजिए, प्रोपीन पे इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कहेंगे बार बार प्रोपीन का ही क्यों ले रहे हैं उदाहरण, आप केवल एथीन का भी ले सकते हो आप, लेकिन एथीन का उदाहरण से आपको कई चीज़ें नहीं समझ में आएगी, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि योग कैसे होता है। हाफ B2H6 किसका मतलब क्या है, योग किसका होगा? BH3 का, ऐसा लिखा है क्योंकि डाइबोरेन मिलता है, उसका आधा अणु यानी BH3 का योग। BH3 का योग जो होता है वो इस प्रकार से होगा, ये एक तरीके से ये BH3 है, इस BH3 के 2 भाग होंगे, H और BH2, H और BH2, 2 टुकड़े भी तो होंगे ना, एक जुड़ेगा एक तरफ और दूसरा जुड़ेगा दूसरी तरफ। इसमें होता है इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और इस पे जुड़ गया BH2। अब आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया है मैंने, कल आपको ढूंढ ढांड के पढ़ के आना है कि इसमें 2 चीज़ें जो है ना, H और BH2, इसमें से ज़्यादा धन विद्युतीय भाग कौन सा है, और योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो रहा है या इसके विपरीत हो रहा है। योग समझ में आ गया आपको? एक तरफ H जुड़ा है, एक तरफ BH2 जुड़ा है। H कहाँ जुड़ा? यहाँ पर इस कार्बन पर। BH2 कहाँ जुड़ा? इस कार्बन। ये आप कल बताना, आज नहीं, ठीक है ना। कल बताना है आपको कि मार्कोनिकॉफ नियम से योग हो रहा है या उसके विपरीत योग हो रहा है। यहाँ समझ में आ गया आपको? ध्यान से पढ़ना, इस अभिक्रिया में आगे चलेगी, इधर ध्यान दो आप। B2H6 में भी हाफ लिखा है, इसका मतलब BH3 का योग कराना है। BH3 के 2 भाग क्या हुए, H और BH2। H कहाँ जोड़ा? बीच वाले कार्बन पर, और BH2 कहाँ जोड़ा? सिरे वाले कार्बन पर। तो ये बना। अब ये क्या करता है, क्योंकि जब तक बोरोन के पास में हाइड्रोजन है तब तक योग जारी रहता है, यानी प्रोपीन का एक और अणु क्रिया में भाग लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर किस पर? प्रोपीन पर किसका योग होगा? इसका योग होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आप समझ जाएं कि इस पर, किस पर? प्रोपीन पर योग तो इसी पर होगा ना, किसका होगा? इसका होगा। इसके 2 भाग क्या होंगे? बाकी सारा भाग अलग। H कहाँ जुड़ेगा और बाकी सारा भाग कहाँ जुड़ेगा? H यहाँ जोड़ना है, बाकी सारा भाग यहाँ जोड़ना है, तो क्या मिलेगा? ये जुड़ गया H, और इस पर कौन जुड़ गया? और BH से कौन जुड़ा हुआ है? CH2 CH2 CH3। ये बनेगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2
ट्वाइस BH, लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 प्रोपिल समूह जुड़े हुए हैं BH से। अब एक हाइड्रोजन और है बोरेन के पास में, बोरोन के पास में एक हाइड्रोजन और है, तो एक प्रोपीन का अणु और योग करवा सकता है। अब किसका योग होगा, किस पर होगा, इस पर इसका योग होगा, समझ रहे हो ना आप, इस प्रोपीन पर इसका योग होगा, क्योंकि इस बोरोन के पास में हाइड्रोजन अभी भी है। इसके 2 भाग क्या होंगे, H और बाकी सारा भाग। H कहाँ जुड़ेगा और बाकी सब कहाँ जुड़ेगा, इस पर। तो क्या बनेगा, देखिए ऐसे CH3 CH2 CH, ये लिख दिया मैंने पहले, H को जोड़ दिया इस पर, ये H। अब इस पर क्या जोड़ना है, वो सारा क्या जुड़ेगा, B, और इससे 2 प्रोपिल समूह जुड़े हुए हैं। ये एरो पे नीचे लिख दिया है, इससे कंफ्यूज मत होना कि एरो पे लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। ये इस अभिक्रिया, जब इससे प्रोपीन से अभिक्रिया हो रही है तो ये बनता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राई प्रोपिल बोरेन। सर आगे चलिए, इसको कल करेंगे अपन।